हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और हमारा ये दिया गया रेफरल कोड जो कि है रैंक 10, अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर के ऊपर। सो आइए कोर्स कंटिन्यू करते हैं। वेल, दिस कोर्स इज ऑल अबाउट तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री एंड मैंने इस जो कोर्स है ये इसके अंदर आई विल बी कवरिंग एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया अलॉन्ग विद एन आर्ट एंड कल्चर। सो ये जो एक आज का सेशन है ये है मौर्यन अंपायर के बारे में। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो उसके अंदर मैंने अब तक जो बुक में फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं वो कवर कर लिए हैं। और जो मेरा लास्ट सेशन था आई हैड कवर्ड द राइज ऑफ मगध एंड द 16 महाजनपदास। ठीक है, मैंने उस सेशन के अंदर वो टॉपिक कवर करा था। तो आफ्टर द राइज ऑफ मगध व्हाट कम्स इज द ओरिजिन ऑफ द मौर्यन अंपायर, दैट हाउ द मौर्यन अंपायर did their work in the history of India, how they what was their contribution to the Indian history. So now coming to the Mauryan Empire. सो जो मौर्यन अंपायर है माना जाता है कि दे हैव एस्टेब्लिश्ड अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, सो जो मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई इनके टाइम में, मौर्यास के टाइम में, वो थी पॉलिटिकल यूनिटी वाज अचीव्ड, यानी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया था इंडिया का उस टाइम पर। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिटी वाज अचीव्ड इन इंडिया इन द टाइम ऑफ मौर्यास। सो दिस वाज अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब तक हमने पढ़ा कैसे लोग जो हैं और जो एम्पायर्स थी वो एक तरीके से स्कैटर्ड थी, वो छोटे छोटे और बड़े बड़े किंगडम्स में डिवाइडेड थी। सो विद द राइज ऑफ मगध एंड विद द मौर्यन एम्पायर, सो it was to be believed that Mauryan Empire was having the extent from northwest of India till the Deccan, यानी डीप साउथ इन लोगों का वहां तक जो है पूरा एक्सटेंट था। अब हम बात करें इनके सोर्सेस के बारे में कि हमें जो मौर्यन अंपायर है या मौर्यन पीरियड है उसके बारे में कहाँ से पता चलता है, व्हाट आर द सोर्सेस। तो उसके जो कुछ सोर्सेज हैं वो इंडिजिनस भी हैं और कुछ फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। यानी कि इंडिजिनस मतलब जो इंडिया यानी जो हमारे लोगों ने ही लिखे यहाँ के वो, और कुछ जो है वो फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। उसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑल्सो जो कि है एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स एंड एक्सेट्रा। ओके, सो नाउ कमिंग टू द सोर्सेज, अगर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, इन सोर्सेज का एक डिवीजन बताऊं, तो जो सोर्सेज थे मौर्यन अंपायर से जिनकी हमें जानकारी मिलती है वो डिवाइडेड है लिटरेरी में और आर्कियोलॉजिकल में। ठीक है, सो जो लिटरेरी सोर्सेज थे उसमें तो है इंडिका, इट वाज अ फॉरेन रिसोर्स। ठीक है, ये है फॉरेन। और फिर दूसरा है अर्थशास्त्र विच वॉज रिटन बाय चाणक्य, दैट इज कौटिल्य। एंड आफ्टर दैट इट वॉज देयर वॉज अ मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त। सो ये जो हो गए इंडिजिनस हो गए दोनों। ठीक है, और जो इंडिका हो गया ये हो गया फॉरेन रिसोर्स। वहीं अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में तो देयर वर अशोकन एडिक्ट्स एंड द स्तूपास विच द अशोका मेड। ठीक है, विच द अशोका कंस्ट्रक्टेड, तो उसमें एक एग्जांपल है सांची स्तूपा। और देयर आर वेरी न्यूमरस ऑफ स्तूपास आल्सो, बट विद द टाइम एंड जितने भी इन्वेजन्स वगैरह हुए तो ये जो स्तूपास हैं मोनेस्ट्रीज थी और काफ़ी एडिक्ट्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए, मतलब उनको ख़त्म कर दिया गया। तो कुछ ही जो हैं वो बचे हैं। तो उसमें जो एक रिमार्केबल है वो है सांची स्तूपा, मतलब इट वॉज अ क्लियर एंड वेरी मच जो है विजिबल है वो आज भी, उसके जो ट्रेसेस हैं वो आज भी अवेलेबल हैं। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लिटरेरी सोर्सेज, अब हम एक एक सोर्सेज जो हमने वहां पढ़े उनको थोड़ा सा डीप में जा करके पढ़ते हैं। तो नाउ विद द वेरी फर्स्ट वाज द कौटिल्याज अर्थशास्त्र। अभी कौटिल्य कौन था? कौटिल्य यानी चाणक्य, हु वाज द महामंत्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य टू ओवरटुक द नंदाज। इसी ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी थी, पूरी पॉलिटिकल एक रणनीति तैयार करी थी कि कैसे हम नंदाज को हटा करके मौर्य डायनेस्टी यानी चंद्रगुप्त मौर्य को
इस्टेब्लिश कर सकते हैं एज अ किंग, एज अ रूलर। सो माना जाता है जो कौटिल्य था, चाणक्य था, ही वॉज अ किंग मेकर। ठीक है। सो अर्थशास्त्र लिखी थी इन्होंने। जो अर्थशास्त्र थी ये बेसिकली संस्कृत में थी। ठीक है। और जो ये कौटिल्य थे, मैंने आपको बताया कि ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो कौटिल्य हैं उनको इंडियन मैकेवली भी बोला जाता है। ठीक है। इंडियन मैकेवलीज भी उनको बोला जाता है। तो जो अर्थशास्त्र थी इसके अंदर जो है बेसिकली इट वाज अ बुक ऑफ गवर्नेंस, यानी कि किस टाइप से किंग को गवर्न करना चाहिए, किस टाइप के लॉज होने चाहिए, किस टाइप का सिस्टम होना चाहिए, किस टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, क्या डिप्लोमेसी होनी चाहिए। ये सब चीजें जो हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र में लिखी हुई थी बेसिकली। सो जो बुक है उसके अंदर 15 चैप्टर्स थे, माना जा 15 बुक्स थी टोटल, और उसके अंदर 180 चैप्टर्स थे। ठीक है। और इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो अर्थशास्त्र थी वो 3 पार्ट्स में मोटा मोटा डिवाइडेड थी। पहला विद द ड्यूटी ऑफ किंग, कि भाई किंग को कैसे चीजों के साथ डील करना चाहिए और क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। कि काउंसिल और जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं ये सब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए गवर्नमेंट्स का। फिर जो दूसरा था वो था सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, कि जो सिविल लॉ है और क्रिमिनल लॉ है वो कैसे होने चाहिए, कैसे उनके साथ डील करा जाए। और जो तीसरा था वो था डिप्लोमेसी, कि कैसे एक डिप्लोमेसी करनी चाहिए, कैसे जो है कूटनीति तय करनी चाहिए, कैसे वॉर लड़ने चाहिए। तो ये जो था ये थर्ड फीचर था, मतलब थर्ड एक सेक्शन था अर्थशास्त्र का। तो माना जाता है कि जो अर्थशास्त्र थी इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स विच टेल्स अस अबाउट द मौर्यास। ठीक है। इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स। सो नाउ कमिंग टू द फॉरेन सोर्स, जो कि है मेगास्थनीज की इंडिका। अब ये मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर विच वाज अपॉइंटेड बाय सेलुकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। हमने पढ़ा था जब पिछले चैप्टर में भी, और अभी थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का गवर्नर था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, उसको कैसे हराया और उसके साथ एक ट्रीटी करी, जिस वजह से ट्रीटी के तहत उन्होंने जो है ग्रीक्स एक ने अपना एक एम्बेसडर, जो कि था मेगास्थनीज। माना जाता है कि एम्बेसडर क्या एक तरीके से जासूस टाइप ही होते थे ये, बट स्टिल उसको एम्बेसडर बोला गया है, कि ग्रीक एम्बेसडर जो था मेगास्थनीज, उसको अपॉइंट किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। और उसने जो है फिर एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। और वो जो बुक है इट गिव्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा जो गिवन है वो पाटलिपुत्र जो कैपिटल सिटी थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी अच्छे से लिखा गया है। और साथ साथ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि कैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य की मिलिट्री थी वो कैसे जो है ऑर्गेनाइज्ड थी, कैसे मौर्यास की मिलिट्री ऑर्गेनाइज्ड थी, कैसे उन्होंने अलेक्जेंडर की सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया। तो इसलिए उसने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफी फोकस करा था अपनी बुक में। साथ ही साथ उसने एक कंटेम्प्रेरी पिक्चर भी दिया था सोशल लाइफ की, कि उस टाइम की सोसाइटी, मॉडर्न टाइम की सोसाइटी कैसी थी। सो इट पिक्चर ऑफ ऑन द कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ ऑल्सो। पर कहीं ना कहीं माना जाता है कि अगर थोड़ा बहुत हम इसको कंपेयर करें, जो अर्थशास्त्र में इंफॉर्मेशन गिवन है और जो इंडिका में इंफॉर्मेशन गिवन है मेगास्थनीज की, तो थोड़ा बहुत देयर आर डिसिमिलैरिटीज बिटवीन देम। यानी कि जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसके अंदर काफी चीजें मतलब ऐसी हैं जिनको आप जल्दी से मतलब विश्वास नहीं करेंगे जिनके ऊपर, या कह लो कि थोड़ा बड़ा चढ़ा करके लिखा गया है, तो इस टाइप से है थोड़ा सा। ठीक है। सो नाउ ये दो सोर्सेज जो हो गए, कौटिल्य अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, ये दोनों जो सोर्सेज हैं ये मॉडर्न टाइम के ही हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें थर्ड सोर्स की, जो थी मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाख दत्त, तो जो ये लिखी गई थी, ये लिखी गई थी गुप्ता पीरियड के अंदर, यानी काफी टाइम बाद मौर्यास के, 300-400 साल बाद मौर्यास के। तो ये लिखी गई थी गुप्ता पीरियड में। और ये बताते हैं कि कैसे इस बुक के अंदर जो मेन लिखा गया है मुद्रा राक्षस के अंदर, वो बताया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलके नंदास को ओवरथ्रू कर दिया।
कैसे उन्होंने नंदा से मगध की एम्पायर जो है छीन ली, कैसे उसको एनेक्स कर लिया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और साथ साथ वो उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी बताता है विशाखदत्त अपनी बुक मुद्रा राक्षस के अंदर। ठीक है, सो ये तो सब कुछ सोर्सेज हो गए जो इंपॉर्टेंट हैं, जो फेमस सोर्सेज हैं। वहीं अगर हम बात करें अदर लिटरेचर की, जो और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर था उस टाइम पे, तो उसमें है पुराणास, पुराण्स हैं उसमें। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर में जताकाज हैं, यानी जो बुद्धिस्ट लिटरेचर की स्टोरीज हैं, जताकाज स्टोरी, उनसे भी हमें मौर्यस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वहीं जो सेलोनीज क्रॉनिकल्स हैं, सिरेनॉलीज क्रॉनिकल्स, यानी जो श्रीलंका के साइड से जो क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ही, उनको हम एक तरीके से गिनते हैं, जो है दीपवंसा एंड महावंसा। दे ऑल्सो थ्रो द लाइट ऑन हाउ अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म इन द श्रीलंका। ठीक है, और इससे हमें इन दोनों से जो है हमें दीपवंसा और महावंसा से, इनसे जो है हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है अशोका के ऊपर। ये अशोका की लाइफ के ऊपर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। ठीक है, सो दीज वर सम लिटरेरी सोर्सेज विच टेल्स अस अबाउट द मौर्यास। ओके, कौटिल्य अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्प्रेरी थी। फिर उसके बाद विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, जो कि गुप्ता टाइम में लिखा गया है। फिर जो अदर लिटरेचर है उसके अंदर आ गए पुराण्स, जताकाज, और थोड़ा सेनोलीज क्रॉनिकल्स की बात करें तो उसमें दीपवंसा और महावंसा, जो कि हमें बताते हैं अशोक की लाइफ के बारे में। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? पुरातत्व सोर्सेज, यानी जो जैसे हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, और ये थोड़ा सा जो मतलब एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें होती हैं, ऐसे खुदाई के टाइम में जो मिलती हैं मेजरली। ठीक है, सो इसमें थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो एडिक्ट्स ऑफ अशोक के। अशोक ने जो इतने एडिक्ट्स बनाए थे, जिसके अंदर पिलर एडिक्ट्स थे, स्टोन एडिक्ट्स थे, और मेजर एडिक्ट्स, माइनर एडिक्ट्स, जिसके अंदर जो अपना मैसेज था, अशोक अपना मैसेज देता था लोगों को, अपने मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में बताता था, और उसके अंदर जो है अपने जो अंपायर है उसके बारे में बताता था, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बताता था, लॉस के बारे में बताता था, जो उसकी धम्म नीति थी उसके बारे में बताता था। अब आप आज भी देखिए, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो कैसे गवर्नमेंट जो है अपने एडवर्टाइजमेंट्स निकालती है, कैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं जिसमें बताया जाता है कि ये जो है मोदी जी ने ये पॉलिसी निकाली है स्कीम, या जैसे उज्ज्वला योजना है, तो कितने बड़े बड़े उसके बैनर्स आए थे बताने के लिए। क्यों आए थे वो? कि जन जन तक बात पहुंचे। ठीक है, यानी लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, इसलिए। बट उस टाइम पे कहाँ होर्डिंग छपते थे, यानी उस टाइम पे तो कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी। सो एडिक्ट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्स अशोक टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल ऑफ हिज टेरिटरी, यानी अपनी किंगडम के लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए उसने बहुत सारे एडिक्ट्स बनाए। जो सबसे पहले माना जाता है उसका एडिक्ट्स को डेसिफर किया, वो किया जेम्स प्रिंसेप ने। और कब किया? 1837 के अंदर। तो जो ये एडिक्ट्स थे ये दो लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, यानी एक तो थी पाली लैंग्वेज और दूसरी थी प्राकृत लैंग्वेज। दीज वर द कॉमन लैंग्वेजेस विच वर स्पोकन एट दैट टाइम। ओके, और जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और दूसरी जो स्क्रिप्ट थी वो थी खरोष्टी स्क्रिप्ट। खरोष्टी स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई है? थोड़ा सा जो नॉर्थ वेस्ट हमें साइड पर मिले हैं इसके एडिक्ट्स। माना जाता है कि जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है ये इंडो ईरानियन जो आए थे, जो आपके पर्शियंस आए थे, उनसे रिलेटेड है, ये उनसे ही इन्फ्लुएंस्ड होकर के ये खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है मौर्यन एडिक्ट्स में भी दिखती है। सो जो हम तो अब आप देखिए कि दो तो लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज, और दो ही स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब आप ये देखो कि उस टाइम पे भी जो लैंग्वेजेस थी और स्क्रिप्ट थी उनका ख्याल रखा गया है। ये नहीं कि पाली बोली जा रही है मेन लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जा रही है तो हर जगह पाली और ब्राह्मी ही लगा दी, नहीं। जो लोग जहाँ पे जिस लैंग्वेज में बोलते थे उस लैंग्वेज में था एडिक्ट, और जो लोग स्क्रिप्ट समझते थे उसी स्क्रिप्ट में था। ओके,
माना जाता है कि देयर वर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, यानी बड़े बड़े पत्थरों जो थे उनके ऊपर मैसेज था वो 14 थे, 14 थे। और साथ साथ जो है इसमें कुछ मेजर जो एडिक्ट्स थे, मेजर पिलर एडिक्ट्स भी खड़े करे इसने, जो कि इंपॉर्टेंट सिटीज में थे उस टाइम पे। ठीक है, जैसे कि हमें एक दिल्ली के पास मिलता है, और थोड़ा सा और भी मैं आपको मैप में आगे चल करके दिखाऊंगा। जो ये एडिक्ट्स थे और पिलर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया, ये अशोका के एडिक्ट्स थे, और ये अशोका की दम पॉलिसी और उसके इंस्ट्रक्शंस जो थे ये इनसे डील करते थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन एडिक्ट्स में, जो आपको याद रखने हैं, जो थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो है 13 रॉक एडिक्ट। ये किसके साथ डील करता है? इट टेल्स अबाउट द अशोकाज वार विद कलिंग, उसने कलिंग के साथ कैसे लड़ाई करी। ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 14 रॉक एडिक्ट गिव्स डिटेल्स अबाउट हिज वॉर विद कलिंग। और उसके बाद एक है 7th रॉक एडिक्ट, जो समरी देता है कि कैसे उसने जो है धम की जो पॉलिसी है उसको प्रमोट किया अपनी किंगडम के अंदर। तो आपको 7 रॉक एडिक्ट और 14 रॉक एडिक्ट इनके बारे में याद रहना चाहिए। ओके, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहे मौर्यंस के बारे में, अशोका के बारे में। इनसे भी हमें मौर्यन अंपायर के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। आइए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अब दिखा दूं कि जो मैं बात कर रहा था एडिक्ट्स के बारे में और पिलर्स के बारे में, तो क्या है। अब आप ये देखो, ये पूरी टेरिटरी है, ये सारी की सारी टेरिटरी जो ये पूरी टेरिटरी ये जो थी मौर्यास के अंडर थी, यानी अशोक के टाइम में ये टेरिटरी थी पूरी। और ये कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं, ये जो हैं स्क्वायर वाले, ये हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये 14 है नंबर। ठीक है, और ये कुछ हैं पिलर एडिक्ट्स, यानी ये है पिलर एडिक्ट, बड़े बड़े पिलर्स खड़े कर देना। और उन पे आप अगर आप नोटिस करेंगे, देखो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, ये लिखा हुआ है, पूरा का पूरा मैसेज गिवन है, इस पे डेसिफर्ड है ये। और ये है एक एग्जांपल रॉक एडिक्ट का, बड़ा पत्थर जिसके ऊपर लिखा गया है, पत्थर के बड़े टुकड़े के ऊपर आप देखो ये लिखा हुआ है ना सारा। सो दिस वाज अबाउट द अशोकन एडिक्ट्स एंड अशोकन पिलर्स एंड जो उसके मैसेजेस वगैरह पहुंचाने का तरीका था। सो दीज ऑल्सो हेल्प अस in getting information about Mauryas. Okay. अब हम बात करें पॉलिटिकल हिस्ट्री की मौर्यास की, कि मौर्यास की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी वो क्या थी। माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन अंपायर। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो था 322 से 298 BC तक। ठीक है, ही वॉज ऑन द थ्रोन। तो कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने यंग एज यानी 25 साल की उम्र में ही जो है पाटलिपुत्र जो है नंदास से, धननंद से जो है ले लिया था, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, जो कि चाणक्य था। चाणक्य जो है उनके 3 नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। इन 3 नामों से जो है कौटिल्य को जाना जाता है, चाणक्य को जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर। अब क्या होता है कि जब इसने नंदास से डायनेस्टी ले ली, मतलब नंदास के ओवरटुक कर लिया और मौर्यन अंपायर एस्टैब्लिश करा चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। उसके बाद क्या होता है, जो मगध वाला एरिया होता है, मगधन टेरिटरी होती है जो नंदास के टाइम में थी, वो किसके अंडर आ जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त क्या करने शुरू करते हैं, ये मिलिट्री एक्सपेडिशंस करने शुरू करते हैं और गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ जाना शुरू करते हैं, और आगे की तरफ थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना शुरू करते हैं और कैप्चर करते जाते हैं एरिया को। व्हेन ही केम टू द नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया, तो वहां पे जो है इनका सामना होता है अलेक्जेंडर के द्वारा एक्वायर थी जो टेरिटरी उनसे, और अलेक्जेंडर के द्वारा जो अपॉइंटेड थे गवर्नर्स उनसे, जिसमें जो एक इंपॉर्टेंट थे वो थे सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर वाज द इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, सेलुकस निकेटर। तो इनकी लड़ाई होती है 305 BC में। ठीक है, 305 BC में सेलुकस निकेटर से ये लड़ते हैं, हु वाज द अलेक्जेंडर्स जनरल कंट्रोलिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और क्या होता है मजे की बात, चंद्रगुप्त की जो आर्मी होती है, जो इतनी बड़ी आर्मी होती है, वो बेसिकली नंदास के टाइम पे भी आर्मी थी, वो क्या करती है, इन्हें हरा देती है और एक ट्रीटी साइन कर ली जाती है, एक संधि हो जाती है।
उस ट्रीटी के अंदर क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जो याद रखनी है कि जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में ट्रीटी हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था। जो सेल्यूकस था वो अपनी जितनी भी इंडस ट्रांस इंडस टेरिटरी होती है, जिसमें तीन हमने बात करी थी ना अलेक्जेंडर के टाइम पे कि उसने जो इंडस और ब्यास के बीच में जो एरिया था उनको तीन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था, नेमली आर्या, अराकोसिया एंड गेद्रोसिया। ठीक है, तो ये जो तीन टेरिटरीज हैं ये मौर्यन एम्पायर में आ जाती हैं। साथ साथ सेल्यूकस अपनी बेटी का विवाह जो है चंद्रगुप्त के साथ कर देता है। ठीक है, मतलब सॉरी मौर्यन प्रिंस के साथ कर देता है अपनी बेटी का विवाह। और फिर माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त है उसने भी रिटर्न में 500 हाथी दिए थे सेल्यूकस को। और मेगास्थनीज जो है वो जिनके जिनकी उन्होंने इंडिका लिखी वो एज अ ग्रीक एम्बेसडर मॉडर्न कोर्ट में आ गया था। सो ये तो हो गया बात। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं हिस्ट्री में, अगर आप अलेक्जेंडर इन्वेजन की बात करें, जब हमने पढ़ा था कि कैसे अलेक्जेंडर ब्यास तक आ गया था, फिर जब वो इंडो गैंगेटिक प्लेन में आना चाहता था, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आना चाहता था जहां मगधन अंपायर थी, तो कहते हैं कि उसकी आर्मी ने मना कर दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे और वो वापस चला गया था। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर वो आता और उसकी लड़ाई धननंद के साथ होती तो वो श्योरली हारता। ठीक है, अलेक्जेंडर श्योरली हारता। क्यों? आप देखिए जब वो पोरस के सामने बड़ी मुश्किल से जीता था तो उसके कंपैरिजन में जो धननंद की आर्मी थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, और दूसरा जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो काफी थक चुकी थी, मतलब दे वर टायर्ड ऑफ हैविंग दोज वॉर्स एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, हालांकि हुआ नहीं वो काम। फिर देख अगर चंद्रगुप्त के हम थोड़े से लेट लाइफ की बात करें तो चंद्रगुप्त ने क्या करा, जैनिज्म को अपना लिया था और उन्होंने अपना जो सिंहासन है, अपना जो थ्रोन था वो अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया था, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक एसेटिक जीवन अपना लेते हैं और श्रवण बेलगोला चले जाते हैं नियर मैसूर विद द जैन मॉन्क्स लेड बाय भद्रबाहु। और वहां पर जो है वो कैसे अपना जीवन त्यागते हैं, स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ। ये उनका अपना इस टाइप से वो अपना जीवन त्याग देते हैं एक जैन भिक्षुक की तरह। ठीक है, सो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, जो थे 298 बीसी से 273 बीसी तक। ठीक है, अब हम बिंदुसार के बारे में बात करें तो इनको जो ग्रीक्स हैं वो अमित्रगत मानते थे, इनको बोलते थे कि ये स्लेयर ऑफ एनिमीज है, तो इनको ग्रीक्स जो है अमित्रगत के नाम से बोलते जाना जाते थे। ग्रीक साइड में बोला जाता है कि इन्होंने ही जो है बिंदुसार ने अपने टाइम में डेक्कन में मैसूर तक का पार्ट जो है अपनी अंपायर के अंदर, मौर्यन अंपायर के अंदर ले लिया, अंडरटुक कर लिया था उसको। ठीक है, और वहीं जो है इसका हमें पता कहाँ से लगता है, इनका पता हमें लगता है संगम तमिल लिटरेचर से, वो भी कंफर्म करते हैं मौर्यन इन्वेजर्स ऑफ फार साउथ। वहीं अगर हम बात करें तिब्बतन मॉन्क की जो कि तारानाथ है, वो बोलते हैं कि जो बिंदुसार हैं ही कॉन्कर्ड 16 स्टेट कंप्राइजिंग द लैंड बिटवीन द टू सीज। अब आप देख लो कि कितना ज्यादा इन्होंने अपना एक्सटेंड करा मौर्यन अंपायर को टिल द डीप साउथ। ओके, टिल द डीप साउथ इन्होंने यहां तक जो है अपने आप अपना कैप्चर करा। तो अब हम बात करें कि बिंदुसार की, कि बिंदु हमने जैसे इनका पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य का कि कैसे इनके साथ ग्रीक्स के साथ इनके फॉरेन रिलेशंस थे, वहीं अगर हम बात करें बिंदुसार की तो ग्रीक रिलेशंस तो वैसे के वैसे ही थे। ठीक है, बिकॉज जो सेल्यूकस निकेटर की डॉटर है वो इन्हीं के साथ ब्याही हुई थी। वहीं बात करें हम अगर इनके अदर फॉरेन रिलेशन की तो इनके माना जाता है कि डमास्कस जो था एम्बेसडर आया था एंटियोकस वन सीरियन किंग जो थे उनके थ्रू, तो कहते हैं कि इनके जो सीरियन किंग थे एंटियोकस वन से उनसे भी बहुत अच्छे संबंध थे। तो बिंदुसार ने एक रेफरेंस आता है कि बिंदुसार ने जो है वाइन और कुछ ड्राइड फिग्स और सॉफिस्ट वगैरह मंगाए थे एंटियाकस से एक लेटर लिख करके। तो इट वाज टू बी बिलीव्ड कि इनके अच्छे फॉरेन रिलेशंस थे सीरियंस के साथ भी। वहीं अगर देखा जाए जैसे इनके पिताजी ने जैन धर्म को अपनाया और उसको सपोर्ट किया, वहीं अगर बिंदुसार की बात करी जाए तो बिंदुसार सपोर्टेड द आजीविकास। आजीविकास एक उस टाइम पे रिलीजियस सेक्ट था आजीविकास, उनको जो है इन्होंने अपनाया। ठीक है, मतलब उनको सपोर्ट किया।
वहीं अगर बात करें इनके पुत्रों के बारे में, तो जो अशोक थे, वन ऑफ हिज सन, ही अपॉइंटेड हिम एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन। ठीक है, उज्जैन का उसको गवर्नर बना रखा था। क्योंकि आगे हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं अशोक का, कि अर्ली लाइफ में अशोक जो था गवर्नर था उज्जैन का। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार। नाउ कमिंग टू द अशोका दी ग्रेट। अब हम पढ़ेंगे कि अशोका क्यों ग्रेट था, वाई अशोका दी ग्रेट। अब आप सबसे पहले अगर हम देखें इसके टाइम के बारे में, तो 273 बीसी से 232 बीसी। अब आप देखो कुल मिलाकर के 40 साल, अप्रॉक्स 40 इयर्स ही रेन। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें अशोका की अर्ली लाइफ के बारे में, जैसे अभी हमने पढ़ा ही वॉज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन, इसके अलावा काफी कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं उसकी अर्ली लाइफ के बारे में, बट इतना पता है कि वो गवर्नर थे उज्जैन के, और उन्होंने एक रिवॉल्ट जो है तक्षशिला में जो हुआ था उनके फादर के टाइम पे, उसको खत्म किया था। ठीक है, उसको सप्रेस किया था। वहीं माना जाता है कि अशोका ने जो अपना थ्रोन, मतलब कोरोनेशन हुआ उनका, जब वो गद्दी पे बैठे, और जब उनका एक्सेशन हुआ थ्रोन का, यानी कि जब उनको डिक्लेयर हुआ कि अशोका ही बनेंगे, और वो एक्चुअली में जो बैठे अपनी गद्दी पे, तो उसके बीच में 4 साल का फर्क है। ठीक है, बोला जाता है कि वो 273 बीसी में उनका तय हो गया था कि ही वॉज द नेक्स्ट सक्सेसर, बट वो एक्चुअल कोरोनेशन जो हुआ 269 बीसी में हुआ। तो बोला जाता है कि दैट देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर द थ्रोन आफ्टर बिंदुसार डेथ बिटवीन द बिंदुसार सन्स, यानी जो बिंदुसार के सक्सेसर्स थे उनके बीच में एक स्ट्रगल रहा जो कि 4 साल तक चला। और हमें इन स्ट्रगल के बारे में कहाँ से पता लगता है, उसके कुछ 2-3 सोर्सेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सेनोनीज क्रॉनिकल्स के बारे में, दीपवंशा और महावंशा के बारे में, जो अशोक की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब काफी कुछ बताते हैं अशोक की लाइफ से रिलेटेड। तो वो बोलते हैं कि जो उसका स्ट्रगल था, जो अशोका ने थ्रोन कैप्चर किया था, वो अपने 99 ब्रदर्स को मारने के बाद किया था। अब आप कितना देखो, कितना बड़ा नंबर है 99 ब्रदर्स। यहाँ तक कि बड़ा भाई सुसीम भी उन्होंने मार दिया था, और अपने छोटे भाई को तिस्सा को जो है छोड़ दिया था, बाकी अपने 99 भाइयों को मारा था। वहीं अगर हम बात करें तारानाथ ऑफ तिब्बत, इनके बारे में बात करें, वो कहते हैं कि अशोका ने जो है सिर्फ 6 को ही मारा था। तो कुछ एक कंट्रोवर्शियल है ये स्टेटमेंट की, जो 4 साल का स्ट्रगल है और जो किलिंग की भाई कितने अपने भाइयों को मारा है, तो ये काफी कुछ कंट्रोवर्शियल है। वहीं अगर देखा जाए अशोका एडिक्ट के बारे में, तो उसमें जिक्र आता है कि कैसे जो अशोका के भाई हैं वो ऑफिसर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, गवर्नर्स हैं प्रोविंसेस में। तो काफी ये बहुत एक डिस्प्यूटेड है अशोका का जो सक्सेशन वाला पीरियड है ना, तो इसके ऊपर ज्यादा कोई ठोस सबूत नहीं है। अब हम बात करें अशोका की थोड़ी सी लेट लाइफ के बारे में, मतलब जब वो किंग बन गया, तो माना जाता है कि अशोका की जो लाइफ में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है हिज वॉर ऑफ कलिंग इन 261 बीसी, जो कि बहुत ही ड्रेडफुल था, बहुत ही खतरनाक वॉर था उस टाइम पर भी, जिसने अशोका को भी हिला करके रख दिया था। और उसके बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, 13 रॉक एडिक्ट से इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में। ठीक है, उसके इफेक्ट्स जो हैं वॉर के, वो हमें अशोका के 13 रॉक एडिक्ट से पता चलता है, क्योंकि वो अशोका ने खुद बताया कि उस वॉर के अंदर 150,000 पीपल वर किल्ड इंक्लूडिंग सोल्जर्स एंड कॉमन मैन, एंड काफी टाइम जो है उससे बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ था उस वॉर से। और माना जाता है कि इसी कलिंग के वॉर के बाद अशोका को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, और उसने थोड़ा सा एक पैसिफिस्ट पॉलिसी अपना ली। पैसिफिस्ट पॉलिसी क्या होती है कि मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना युद्धों को, वॉर्स को अवॉइड करना। और बोला जाता है कि जो अशोका ने इसके बाद जो है बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मोंक उपगुप्त। आप ये नाम याद रखिएगा, थोड़े से मतलब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप देखो कि कलिंग वॉर का कितना बड़ा इफेक्ट है अशोक की लाइफ में। और ऐसा बोलते हैं कि जब अशोक कलिंग का वॉर हुआ, काफी जाने गई, काफी नुकसान हुआ, तो जब अशोक को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और उसने पैसिफिस्ट पॉलिसी अपना ली, उसमें बेसिकली क्या था
कि हम किसी के खिलाफ पहला युद्ध नहीं लड़ेंगे, यानी कि अगर हम अब जो है कोई अपनी तरफ से कोई एक्सपेडिशन नहीं करेंगे, कोई वॉर नहीं लड़ेंगे। हालांकि अगर कोई सामने से वॉर करेगा तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, उसके लिए हम लड़ेंगे, बट खुद से हम पहला वॉर नहीं करेंगे, खुद से हम पहला कोई नहीं लड़ेंगे वॉर। अब वहीं अगर हम बात करें अशोका और बुद्धिज्म के बारे में, क्योंकि अशोका ने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, पेट्रनेज दिया उसको, और उसको एक्सटर्नल फॉरेन टेरिटरीज में भी स्प्रेड किया, उसके लिए काम करे। तो बोला जाता है कि जो अशोका का बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्जन था ना, वो ग्रेजुअल था, विद टाइम था। एकदम से वो मॉन्क किया, उन्होंने बुद्धिज्म नहीं अपना लिया था, तो इट वाज ग्रेजुअल। पहले जो है वो एक उपासक बने, यानी डिसिपल बने, वो एक फॉलोअर बने। उसके बाद ही बिकेम अ मॉन्क। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा बुद्धिस्ट मॉन्क वाला जो है जीवन व्यापन करना शुरू किया। बोलते हैं कि माना जाता है कि इन 261 बीसी अशोका बिकेम अ साक्य उपासक, यानी कि एक डिसिपल बने, और उसके 2-2.5 साल बाद वो एक भिक्षु बन गए, यानी मॉन्क बन गए। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, आफ्टर दैट ही विजिटेड बोध गया, और इन्होंने मिशंस एस्टैब्लिश किए बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, और उसके लिए इन्होंने धर्म महामात्राज अपॉइंट किए, जो कि बुद्धिज्म के बारे में भी स्प्रेड करें और इनकी धम्म की जो पॉलिसी थी उसके बारे में भी लोगों को बताएं जा करके। बोला जाता है कि फिर उसके बाद जो है इन 241 बीसी ही ऑल्सो विजिटेड लुम्बिनी गार्डन, जो कि बुद्ध की जन्म प्लेस थी। फिर उसके बाद वो सारनाथ भी गए, जहां बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। सारावस्ती भी गए, और कुशीनगर भी गए, जहां पे बुद्ध की डेथ हुई थी। और बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने फॉरेन टेरिटरीज में भी जो है जाकर के, एक्सटर्नल टेरिटरीज में जाकर के भी बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। तो उसके लिए उन्होंने मिशन जो है श्रीलंका भेजा था, अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा के अंडर, जिन्होंने वहां पर ब्रांच ऑफ ओरिजिनल बोधि ट्री, जो वो बोध गया से बोधि ट्री की एक ब्रांच लेके गए, और उन्होंने जाकर के वो ब्रांच श्रीलंका में भी लगाई। ठीक है। सो बोलते हैं कि इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। माना जाता है अशोका ने बहुत ज्यादा काम किया, बुद्धिज्म को सपोर्ट किया और उसको फैलाया। वहीं अगर देखा जाए, अशोका ने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, वो भी अशोका के टाइम में ही पाटलिपुत्र में हुई थी इन 240 बीसी, एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय मोगलीपुत्र तिस्सा। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में वो हुई थी, और जो है वो किसके लिए हुई थी, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द संघ, जो बुद्धिस्ट संघ थे उनको मजबूती देने के लिए। तो ये कुछ थोड़ा सा अशोका का कंट्रीब्यूशन था बुद्धिज्म में, ये उसके बारे में एक ब्रीफ है। ठीक है। पहला जो है उन्होंने, वो खुद एक डिसिपल बने 261 बीसी में। फिर उसके 2.5 साल बाद, यानी कि इन 259 अप्रॉक्स, वो एक भिक्षु बन गए, मॉन्क बन गए। फिर वो बोध गया गए, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और वहां से उन्होंने मिशन स्टैब्लिश करे बुद्धिज्म और धम्म को स्प्रेड करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने धर्म महामात्राज अपॉइंट करे। और 241 बीसी में वो लुम्बिनी गार्डन गए, जहाँ पे बुद्ध की जन्म तिथि, जन्म प्लेस है जो बुद्ध का। और साथ में उसके बाद उन्होंने श्रीलंका भी जो है अपने बेटे और बेटी के अंडर मिशंस भेजे और बुद्धिज्म को स्प्रेड करा। और फिर उन्हीं के अंडर उन्होंने ही बुद्धिस्ट की थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रनेज किया, जो कि 240 बीसी में हुई अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगलीपुत्र टिस्सा। तो ये सब था अशोका के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में। वहीं अगर हम बात करें अशोका की एम्पायर के एक्सटेंट के बारे में, बोला जाता है कि अशोका के अंडर मौर्यन एम्पायर जो थी वो सबसे ज्यादा फैली हुई थी। और जो उसकी बाउंड्री थी, अगर हम साउथ सदर्न किंगडम्स की बात करें, तो चोला, पांड्या, सत्यपुत्रा एंड केरल पुत्रा जो थी, इनके बॉर्डर स्टेट्स थे ये चार। कौन कौन? चोल, पांड्या, सत्यापुत्रास एंड केरल पुत्रास, ये जो थी बॉर्डर स्टेट्स थी, सदर्न बॉर्डर स्टेट्स थी। और वहीं अगर हम बात करें कश्मीर वाले एरिया की, तो जो राज तरंगनी है, एक डॉक्यूमेंट है, एक टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट, जो हमें कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। उसमें पता लगता है कि कश्मीर वॉज अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, और साथ साथ बोला जाता है कि नेपाल भी जो है वो मौर्यन एम्पायर का पार्ट था।
वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न साइड की, तो वो तो हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही मौर्यन अंपायर में शामिल हो गए थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाऊं मौर्यन अंपायर अशोका के टाइम में, तो आप ये देखिए, ये वाला एरिया जो है नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इसमें कश्मीर आ रहा है, ठीक है, और ये डीप साउथ हो गया, ये डीप साउथ हो गया। और कौन है चार बॉर्डर स्टेट? सत्यपुत्रा, चोल, पंड्या और केरल पुत्रा, ठीक है। और ये इधर नेपाल वाला हिस्सा भी आ गया। अब आप खुद देखो कि नेपाल मतलब नेपाल और भूटान वाला आज का प्रेजेंट हिस्सा थोड़ा सा वो भी है। और अगर हम बात करें ईस्ट की, तो काफी हद तक बांग्लादेश का प्रेजेंट एरिया जो बांग्लादेश है वो भी इनके अंडर है। सो दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अशोका की धम्म पॉलिसी के बारे में। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है अशोका की धम्म पॉलिसी। बोला जाता है कि जो धम्म था वो एक तरीके से ब्रॉड कंसेप्ट था, जो कि एक लाइफ जीने का तरीका बताता था, एक कोड ऑफ कंडक्ट बताता था, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स देता था कि कैसे आपको अपना जीवन व्यापक करना है, ठीक है। सो धम्म वाज स्टिल अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट and it was a way of life, a code of conduct, and a set of principles to be adopted and practiced by the people at large, ठीक है। जो उसके प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत क्लियरली स्टेटेड है उसके रॉक एडिक्ट्स में। जो भी अशोका के रॉक एडिक्ट्स थे उनके अंदर ये प्रिंसिपल्स जो हैं बहुत साफ साफ गिवन है, और वहीं से हमें इन प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है। तो जो ये प्रिंसिपल थे ये मोटे मोटे 7 थे, मतलब 7 प्रिंसिपल्स थे। पहला जो था, अगर हम उनको डिटेल में देखें, तो पहला था कि आपको अपने माता पिता की सर्विस करनी चाहिए, और आपको अहिंसा का पाथ, ट्रुथ का पाथ जो है फॉलो करना चाहिए, और लोगों के साथ जो है एक गुड ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए, ठीक है। देखिए, सर्विस टू योर फादर एंड मदर, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, लव ऑफ ट्रुथ एंड रेवरेंस टू द टीचर्स एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स, ये सब। वहीं दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट वाज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ द एनिमल सेक्रीफाइसेस, यानी कि जानवरों को नहीं मारेंगे फेस्टिव गैदरिंग्स पे भी, और अवॉइड करेंगे एक्सपेंसिव और मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, जो कि बहुत बड़े बड़े बिना बात की सेरेमनीज होती थी, रिचुअल्स होते थे, तो उनको अवॉइड करें। और एनिमल सेक्रीफाइसेस तो बिल्कुल ना करें, वो तो पाबंदी थी उस पर, यानी अहिंसा देखिए आप जो पाथ फॉलो करा उसने, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। वहीं अगर हम बात करें उसके थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो उसने बोला कि जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो एक बहुत ही इफेक्टिव होगा, और जो वो हम काम करेंगे किसमें, सोशल वेलफेयर के तरफ, एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टेक्ट, कंस्टेंट कॉन्टेक्ट विद द पीपल थ्रू द सिस्टम ऑफ धम्म यात्राज। जो भी धम्म यात्राज हुई, जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, उनके थ्रू जो है इसने बोला कि हम एक सोशल वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करेंगे, और साथ में पीपल के टच में रहेंगे थ्रू दीज धम्म यात्राज। तो माना जाता है कि जो ये ऑफिशियल्स थे ना धम्म के, वो काफी हद तक एक तरीके से मीडियम थे, कॉन्टेक्ट थे बिटवीन द किंग एंड द पीपल, ठीक है। वो मतलब आगे बताते थे कि भाई क्या सिचुएशन है, कैसे हम काम और कर सकते हैं। फिर उसने बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो जो अपने एक सर्वेंट्स हैं, फोर्थ पॉइंट में बोला कि जो सर्वेंट्स हैं वो अच्छे से अपने मालिक जो हैं सर्वेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करें। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं कैदियों के साथ अच्छे से ह्यूमन ट्रीटमेंट करें। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट के बारे में, तो उसने बोला कि आप नॉन वायलेंस करें, देयर शुड बी अ नॉन वायलेंस एनिमल्स के खिलाफ, रिलेशंस में जो एक अच्छी होनी चाहिए, और ब्राह्मण्स को काफी हद तक लिबर्टी दे रखी थी उसने, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ प्रिंसिपल, यानी कि आप देखो कि धम्म के साथ साथ उसने ब्राह्मण्स को भी जो है लिबर्टी दे रखी थी, कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया। और वहीं अगर हम बात करें, उसने बोला कि हम जो है टॉलरेंट रहेंगे सब रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में, यानी चाहे कोई भी उस टाइम पे बुद्ध हो गए, जैन हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, आजीविकाज हो गए, तो सबके साथ हम क्या रहेंगे, एक टॉलरेंस वाला बिहेवियर रखेंगे, यानी कि हम उनको सबको एक इज्जत की दृष्टि से देखेंगे, ओके। और वहीं अगर हम बात करें उसके 7वें पॉइंट की, जो काफी इंपॉर्टेंट भी और कंट्रोवर्शियल भी आगे जिसको माना गया है इन द डिक्लाइन ऑफ मौर्य, उसमें उसने बोला कि हम धम्म करेंगे
वॉर की जगह, यानी कि हम जो है अपना स्पिरिचुअल एक मैसेज देंगे, एक पीसफुल मैसेज देंगे दुनिया को, वॉर नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे जाके अगर हम जब डिक्लाइन की बात करेंगे तो उसमें कंट्रोवर्शियल भी है ये थोड़ा सा, स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस के बीच ये पॉइंट। तो अगर हम देखें जो अशोका के प्रिंसिपल्स थे धम्म के, वो काफी हद तक आइडेंटिकल थे बुद्ध की टीचिंग से, क्योंकि बुद्ध भी जो है अहिंसा की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, तो ये काफी हद तक जो है एक आइडेंटिकल थे। वहीं अगर हम बात करें जो धम्म था वो एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट था, और जो है इससे ही हमें जनरल कोड ऑफ कंडक्ट था एंड इससे ही हमें पता चलता है कि कैसे जो है अशोक सोशल एविल्स के खिलाफ लड़ा, ठीक है, और किस क्या उस टाइम की सोसाइटी थी एंड ऑल दैट स्टफ। सो दिस वाज अबाउट द अशोकाज धम्म पॉलिसी। ओके, सो ये हमने अब तक सब पढ़ लिया अशोका के बारे में कि अशोका की जो क्या पॉलिसीज थी, क्या उसने एक्सटेंड किया एम्पायर का और क्या सब। वहीं अगर हम बात करें अशोका का जो एस्टिमेट है, यानी हिस्ट्री में अशोका की क्या जगह है, क्या उसको देखा गया है किस नजर से। सो माना गया है कि जो मैंने आपको पहले टाइटल पढ़ा था अशोका द ग्रेट, तो बोलते हैं कि सरपासिंग द अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर और जितने भी रिनाउंड एम्परर्स रहे वर्ल्ड के, तो अशोका वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स। जो एच जी वेल्स हैं, he was a historian, इन्होंने लिखा है कि amidst the tens and thousands of names of the monarchs that crowd the columns of history, the name of Ashoka shines and shines almost alone a star। उन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री के कॉलम्स में जो इतने मोनार्क्स के, इतने किंग्स के नाम भरे पड़े हैं, कई दसियों हजारों नाम है, उसमें जो अशोका का नाम है वो एक सितारे की तरह अपने आप चमकता है। सो दिस वॉज रिटन बाय एच जी वेल्स। अगर हम बात करें अशोका की, जो उसके आइडियल्स थे वो अपने आइडियल्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रू था। अशोका वॉज ट्रू टू हिज आइडियल्स। ही वॉज नॉट अ ड्रीमर बट अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल जीनियस। उसको बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिस्टिक माना गया है। ओके, और मतलब वो बहुत ही मतलब आइडियलिस्टिक ना होकर के बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिस्टिक थे वो, यानी कि एक सच्चाई में जो जीवन है, सच्चा जीवन जो प्रैक्टिकल जीवन है और जो उसकी रियलिटीज है उसको मानते थे। और वहीं जो उनके धम्म की पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन थी। ओके, सो धम्म इज सो यूनिवर्सल दैट इट अपील्स टू द ह्यूमैनिटी इवन टुडे। अगर आज भी हम उनके प्रिंसिपल्स को देखें तो वो आज भी लोगों से जो है कहीं ना कहीं रेलिवेंस रखते हैं। वहीं अगर जो दूसरा पॉइंट बात करें, जो अशोका की और मौर्यंस की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही बेनिवोलेंट थी, वो बहुत ज्यादा मेन थी, ठीक है। और दूसरा जो माना गया है कि पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन, जिसको मैंने बोला था पैसिफिस्ट पॉलिसी भी जो है इन्होंने अपनाई थी। पैसिफिस्ट पॉलिसी यानी कि हम किसी के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, पहला पैसिफिस्ट पॉलिसी जो इन्होंने अपनाई थी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो इससे माना गया है कि ही ऑलवेज प्रमोटेड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अशोका कि अशोका का क्या योगदान था और क्या उसको एस्टिमेट रखा गया, क्या उसका एस्टिमेट रखा गया हिस्ट्री के अंदर। वहीं अगर हम बात करें लेटर मुगल्स के बारे में, मुगल्स कह रहा हूं, लेटर मौर्यास के बारे में अगर हम बात करें, तो विद द डेथ ऑफ अशोका इन 232 बीसी, जब अशोका का निधन हो गया 232 बीसी में, तो उसकी जो अंपायर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। जो वेस्टर्न वाला पार्ट था वो रूल किया किसने? कुणाल ने। कुणाल कौन था? ही वॉज द सन ऑफ अशोका। और जो ईस्टर्न पार्ट था वो आया दशरथ के अंडर। ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ अशोका, वन ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ अशोका। तो विद द टाइम जब बैक्ट्रियन इन्वेजन हुए, तो जो वेस्टर्न पार्ट है जो कुणाल के अंडर था वो कोलैप्स हो गया, अंपायर का बिखर गया वो, और काफी कुछ एरिया बैक्टीरियंस के अंदर आ गया, बैक्टीरियंस से उस पर कब्जा कर लिया। और जो ईस्टर्न पार्ट था वो चलता रहा और संप्रति के अंडर था वो, जो कि दशरथ के सक्सेसर थे, ठीक है। सो द लास्ट मौर्यन किंग वॉज बृहद्रथ, who was assassinated by पुष्यमित्र शुंग, जो उनका मिलिट्री कमांडर था, ठीक है। सो दिस वाज द लेटर मौर्यास। तो हम पढ़ेंगे कैसे आगे चल करके हम पढ़ेंगे कैसे शुंग ने मौर्यास को ओवरटुक कर लिया था, वो उसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मौर्यास की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि माना गया है इट वाज अ बेनिवोलेंट एडमिनिस्ट्रेशन। वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल फीचर था मौर्यास का।
अब आप देखो इतनी बड़ी टेरिटरी थी जो मौर्यास की, जो हमने मैप में देखी थी पीछे। अगर मैं आपको फिर से मैप की तरफ ले चलूं, अब देखो कितनी बड़ी टेरिटरी है ये मौर्यास की, कितनी बड़ी टेरिटरी, ये ब्राउन वाला पार्ट। तो इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी था, कैसे हम सब चीजों को एडमिनिस्ट्रेट करें। सो द एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेसिकली एट द टू लेवल्स। द वेरी फर्स्ट वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आफ्टर दैट देयर वाज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि सेंटर जहाँ पे किंग होता था, मोनार्क होता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये लोग होते थे। और वहीं दूसरी तरफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जहाँ पे गवर्नर्स होते थे, जैसे हमने पढ़ा था बिंदुसार के टाइम पे दैट अशोक वाज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन। ठीक है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नाउ कमिंग टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज असिस्टेड बाय किंग हु वाज द मोनार्क। जो किंग था वो ही वाज द हेड। किंग मोनार्क, किंग जो हेड मोनार्क था वो क्या था, एक हेड था। और ये जो था हेरिडेटरी था साथ साथ। ठीक है, हेरिडेटरी यानी राजा का बेटा ही आगे राजा बनेगा। जैसे हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बना, बिंदुसार के बाद अशोक बना, और अशोक के बाद कुणाल बना। तो इस टाइप से इट वॉज हेरिडेटरी। सो देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड मंत्री परिषद टू असिस्ट द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। जो ये मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद जो है ये किंग को असिस्ट करते थे, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से। और मंत्री परिषद में जो कौन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, एक था पुरोहित, जो कि जो है रिलीजियस चीजों के साथ जो है किंग को असिस्ट करता था। फिर आते हैं महामंत्री, जो कि मोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते थे। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें आते हैं सेनापति, हु वॉज द कंट्रोलर ऑफ आर्मी, ये आर्मी से रिलेटेड करते थे। दो, जो चीफ कमांडर था आर्मी का वो किंग ही था। ठीक है, वो किंग ही था चीफ कमांडर, बट स्टिल देयर वाज अ सेनापति अंडर द किंग, जो आर्मी को असिस्ट करता था काफी तरफ से, मतलब होल्ड करता था आर्मी के ऊपर। बट चीफ कमांडर वाज द किंग ओनली। मैं आपको एक तरीके से थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूं यहाँ। फिर आते हैं युवराज, हु वॉज द नेक्स्ट आयर टू द थ्रोन, यानी कि जो है नेक्स्ट आयर टू द थ्रोन थे। ओके, सो ये हो गया थोड़ा सा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। वहीं जो है इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को, इन मंत्री परिषद को, इन मंत्रियों को कौन असिस्ट करते थे, अमात्याज, जो थे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इनको हेल्प करते थे। यानी कि अगर इनको हम कंपेयर करा जाए तो ये आज के आईएएस ऑफिसर हैं। अगर हम इनको आज के आईएएस ऑफिसर्स के साथ कंपेयर करें तो अमात्याज वर द प्रेजेंट डे आईएएस ऑफिसर एट दैट टाइम। जैसे आज के आईएएस ऑफिसर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स को जो है हेल्प आउट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उसी तरीके से उस टाइम पे अमात्याज जो थी मंत्री परिषद को हेल्प आउट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। माना जाता है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में जो नींव है वो किसने रखी थी, कौटिल्य ने। कौटिल्य बताता है कि कैसा होना चाहिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी चाणक्य बताते हैं कि किस टाइप का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैसे किंग, क्या किंग की ड्यूटीज होनी चाहिए, फिर और कैसे जो है मंत्री परिषद उसको हेल्प आउट करना चाहिए, और फिर कौन कौन उसके अंदर मेन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र में इसके बारे में गिवन है। और इसका जो मेन बनाने वाले हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को, इन्फ्लुएंशियल जिसका रोल है वो है कौटिल्य का इसके अंदर। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो पढ़ लिया कि इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था और कैसे उसको एडमिनिस्टर करते थे। उसके लिए खर्चा भी तो चाहिए ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और चीजों को मैनेज करने के लिए। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसका चीफ था समाहर्ता। समाहर्ता वाज द चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कि इंचार्ज था सारे तरीके के रेवेन्यूज कलेक्ट करने का, जिसके अंदर जो रेवेन्यूज थे वो कहाँ से जनरेट होते थे, लैंड टैक्स, इरिगेशन से, कस्टम से, शॉप टैक्स, फेरी टैक्स, फॉरेस्ट, माइंस, पास्चर्स, लाइसेंस फी फ्रॉम क्राफ्ट्समैन, फाइन्स कलेक्टेड बाय द लॉ कोर्ट्स। अब आप देखो कोई भी नहीं छोड़ रखा, मतलब किसी को भी बख्शा हुआ नहीं है टैक्स कलेक्शन में। फार्मर्स भी आ रहे हैं, लैंड टैक्स भी लिया जा रहा है, इरिगेशन टैक्स भी लिया जा रहा है, ट्रेडर्स भी आ रहे हैं उनसे कस्टम टैक्स लिया जा रहा है, शॉप टैक्स लिया जा रहा है, फेरी टैक्स लिया जा रहा है,
वहीं साथ साथ जो है हंटर्स और गैदरर्स भी आ रहे हैं जिनसे फॉरेस्ट टैक्स लिया जा रहा है। वहीं साथ साथ खद्यानों से भी आ रहा है पैसा आ रहा है, माइंस वगैरह से, पास्चर से आ रहा है पैसा। फिर साथ साथ जो क्राफ्ट्समैन है उनसे लाइसेंस फी ली जा रही है, और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनसे फाइन्स भी कलेक्ट करे जा रहे हैं। सो दिस वॉज द बेसिक रेवेन्यू जनरेशन, कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उस टाइम पे। वहीं अगर हम बात करें लैंड रेवेन्यू के बारे में, जो चीफ था इन द रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू वो चीफ, तो इट वाज नॉर्मली फिक्स्ड एज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। यानी कि आपकी 6 किलो सपोज अगर आपकी उपज हुई है, तो आपका कितना होगा टैक्स? 1 kg, 1/6। ठीक है, तो ये था रेवेन्यू के बारे में। अब हम बात करें आर्मी के बारे में। इतनी बड़ी जो अंपायर थी उसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी भी चाहिए थी। तो जो आर्मी थी, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति। आर्मी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति। और जो कौटिल्य बोलता है कि जो सैलरीज थी डिफरेंट रैंक्स को मिलती थी, मिलिट्री ऑफिसर्स को मिलती थी कैश में। ठीक है, ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र में इसका गिवन है, रेफरेंस है। वहीं अगर हम बात करें ग्रीक ऑथर प्लिनी के बारे में, तो इन्होंने बताया कि जो मौर्यन आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी। इसके अंदर 6 लाख तो इन्फेंट्री थे यानी पैदल सोल्जर, 30,000 कैवेलरी थी, 9,000 एलिफेंट्स थे, और 8,000 चैरियट्स थे। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी आर्मी थी। ठीक है, एंड दिस आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू द 4 विंग्स। इसमें जमीन वाले थे, नेवी थी, ट्रांसपोर्ट थी, और सप्लाई विंग्स थी। ठीक, अगर हम आज से कंपेयर करें थोड़ा सा आर्मी के स्ट्रक्चर को, तो टुडे वी हैव 3 विंग्स, एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन आर्मी जो है, और मिलिट्री जिसको हम बोलते हैं, और तीसरी जो है वो है नेवी। इसी तरीके से उस टाइम पे भी जल और थल ही थी यार उस टाइम पे, क्योंकि हवाई जहाज तो नहीं थे, तो जल और थल थी, जो कि आगे जो जल वाली और थल वाली उनको ट्रांसपोर्ट और सप्लाई में भी डिवीजन था उनका। तो ईच विंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरिटेंडेंट्स। आज भी देखो डिफरेंट आर्मी चीफ्स है ना हमारे यहाँ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, और एयर मार्शल, एयर चीफ। तो इस तरीके से उस टाइम पे भी अध्यक्षास थे, सुपरिटेंडेंट्स थे इन विंग्स को कंट्रोल करने के लिए। सो दिस वाज अबाउट द आर्मी एट दैट टाइम। वहीं अगर हम बात करें कॉमर्स और इंडस्ट्री की, तो माना जाता है कि जो ये कॉमर्स और इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट था, जो इसके ऑफिसर्स थे उनको बोला जाता था अध्यक्षास, जो जिनके कंट्रोल में था ये। और वो क्या कंट्रोल करते थे? रिटेल और होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, और हेल्प आउट करते थे कि सप्लाई और डिमांड, सप्लाई वगैरह में कोई ब्रेक ना आए। और साथ साथ वो वेट और मेजर्स भी जो है कंट्रोल करते थे, और कस्टम ड्यूटीज लगाते थे, और फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करते थे। आप देखो कितना एक फाइन स्ट्रक्चर है ट्रेड का भी कंट्रोल करने का। यानी कि एक रिटेल और होलसेल प्राइजेस रखे जाएंगे गुड्स के, एक सप्लाई सही से बनी रहेगी, एक एक्यूरेट वेट्स और मेजर्स होने चाहिए, साथ साथ कस्टम ड्यूटीज भी लगाई जाती थी, और फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट किया जाता था। तो आप देखो कितना ज्यादा एक ट्रांसपेरेंसी है, कितना ज्यादा फाइन है चीजें। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉमर्स और इंडस्ट्री के बारे में। वहीं हम बात करते हैं सेंसस की, तो बोला गया है कि सेंसस वाज द परमानेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अंडर द मौर्यास। सेंसस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और परमानेंट था। जो सेंसस था वो मौर्य टाइम में रेगुलर होता था, जैसे आज हमारे यहाँ हर 10 साल बाद सेंसस होता है, इसी टाइप से मौर्यस में भी रेगुलर इंटरवल्स पे सेंसस होता था। और जो गांव के लोग हैं उनकी जिम्मेवारी होती थी सेंसस में हेल्प आउट करने की, और इसमें काउंटिंग करी जाती थी कि भाई किस कास्ट के लोग हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है, और किस घर में कितने एनिमल्स हैं, काउंट एनिमल्स इन ईच हाउस। आज क्या पूछते हैं कि आपके पास कितनी वेल्थ है, आपकी सैलरी या इनकम पूछी जाती है ना सेंसस के टाइम पे, और फैमिली में कितने लोग हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम पे भी जो है कास्ट पूछी जाती थी, ऑक्यूपेशन पूछी जाती थी, और एनिमल्स कितने आपके यहाँ सब पूछा जाता था। हर चीज का एक रिकॉर्ड रखा जाता था। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट काम था सेंसस का, उससे क्या होता था? टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन बोथ फॉरेन एंड इंडिजिनस। अब आप ये देखो कि
कौन लोग कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सबकी जो है मूवमेंट का एक हिसाब किताब रखा जाता था। किनके द्वारा? म्युनिसिपल ऑफिशियल्स के द्वारा। सो दिस वाज द परमानेंट इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम। जनसंख्या भी जो है उसको ध्यान में रखना भी एक इम्पॉर्टेंट काम था उस टाइम के मौर्यास के अंडर। ठीक है, सो ये सब हो गया थोड़ा सा इनके बारे में, मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नाउ कमिंग टू द जुडिशियल एंड द पुलिस डिपार्टमेंट। हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, आर्मी देख ली, रेवेन्यू देख लिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देख ली, बट एक सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि तो हम उसमें पता लगेगा कि जुडिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल था, जो हेल्प आउट करते थे चीजों को एक बैलेंस करने में। ठीक है, कि कोई अपराध ना बढ़े सोसाइटी के अंदर। तो बोला जाता है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो दोनों तरह की सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की बात करती है। सिविल यानी कोई भी अगर वैसे अपराध होते हैं, यानी लैंड हड़प लेना किसी की, या कुछ धांधलेबाजी करना, घोटाला करना, उस टाइप से। और जो वहीं क्रिमिनल है, यानी किसी का कोई जीव मार देना, किसी की हत्या कर देनी, चोरी चकारी करना, तो उस टाइप से। जैसे आज हमारे यहाँ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उसी टाइम पे वहां पे भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स होती थी। तो चीफ जस्टिस भी होता था उस टाइम पे, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द कैपिटल, जो कि पाटलिपुत्र में होता था, उसको बोला क्या जाता है? धर्माधिकरण। आज का बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कहाँ पे है वो? दिल्ली में है। एंड द सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते थे पाटलिपुत्र में, जिनको बोला जाता था धर्माधिकरण। ओके, उसके अंदर क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर देयर वर सेवरल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि प्रोविंशियल लेवल्स पर थी, प्रोविंशियल कैपिटल्स में थी। और डिस्ट्रिक्ट्स जो थी वो किसके अंडर थी? अमात्यास के अंडर। आज भी अगर हम अपने कोर्ट जुडिशरी को देखें तो देन सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स आती हैं। इसी तरीके से उस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट था जो पाटलिपुत्र कैपिटल में था। फिर दूसरे जो आते प्रोविंशियल कैपिटल्स में होते थी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फिर तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो आते थे अमात्यास, जिनके अंडर जो है ये जुडिशियल सिस्टम था। तो माना गया दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स, जैसे कि फाइन्स लेना, इम्प्रिजनमेंट कर देना, म्यूटिलेशन एंड डेथ। दीज वर गिवन टू द ऑफेंडर्स। एंड टॉर्चर वाज एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट द ट्रूथ, यानी कि जैसे आज टॉर्चर करते हैं सच्चाई उगलवाने के लिए, उस टाइम पर भी करा जाता था। और हर सेंटर में जो है पुलिस स्टेशन होते थे। ठीक है, जैसे आज है उसी टाइम पे उस टाइम पे भी होता था। वहीं अगर हम बात करें कि हम इनके बारे में पता कहां से लगता है, तो बोथ कौटिल्य एंड अशोकन एडिक्ट्स मेंशन अबाउट जेल एंड जेल ऑफिशियल्स। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए तो रेमिशन ऑफ सेंटेंसेस भी थे, यानी कि रेमिट भी कर दिया जाता था अगर कुछ चीजें होती थी तो। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द जुडिशियल एंड द पुलिस डिपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, यानी हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया। नाउ कमिंग टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो मौर्यन अंपायर था वो मोटा मोटा 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। पहला कौन सी थी? उनकी जो कैपिटल्स थी वो कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णनगरी एंड कलिंग। अगर हम बात करें बिंदुसार के टाइम पे तो यहाँ का कौन था गवर्नर? अशोक था। अशोक वॉज गवर्नर ऑफ इधर उज्जैन एट द टाइम ऑफ बिंदुसार। और जो ये प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे ये किंग द्वारा अपॉइंटेड होते थे, और दे वर द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, जैसे अशोक था। ठीक है, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस फॉर द अंपायर। जो प्रोविंसेस के गवर्नर्स होते थे ये उस प्रोविंस के अंदर अपने अंडर सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को हेल्प आउट करने में काम करते थे। वहीं अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात करी जाए, उसका इंचार्ज कौन था? रज्जुक। रज्जुक्स वर द इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इनकी जो पोजीशन है वो मॉडर्न डे कलेक्टर्स, जो डीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, उनसे जो है इनकी पोजीशन को सिमिलर माना गया है। और इनकी हेल्प आउट करते थे युक्ताज, जो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल होते थे। और विलेज लेवल पे जो होता था वो किसके अंडर होती थी जिम्मेवारी? होती थी ग्रामीणी के अंडर, जो कि हेड ऑफ द विलेज होता था। और उसके ऑफिशियल बोला जाता था, उसको गोप बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गोप। सो ही वॉज इन चार्ज ऑफ 10 और 15 विलेजेस, यानी कि ग्रामीणी
अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, ग्रामीणी, गोप, देन युक्ता, देन रज्जुक, और उसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नर, फिर उसके ऊपर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था एक हायरार्की सिस्टम। अगर मैं आपको फटाफट से एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझाऊं, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आ गया गवर्नर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था लॉ एंड ऑर्डर का और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में मेंटेन करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते थे रज्जुक, उनकी हेल्प आउट करते थे युक्तास, जो कि सबॉर्डिनेट ऑफिशियल थे। और फिर उसके बाद आता था ग्रामीणी, जो ग्राम में था यानी विलेज लेवल पे था, और उसके ऊपर होता था गोप थोड़ा सा, जिसके अंडर 10 से 15 गांव आते थे, विलेजेस आते थे। ठीक है, सो ये था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं अगर हम बात करें हमें म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहां से पता लगता है, वो हमें पता लगता है कौटिल्य और मेगास्थनीज के दोनों के सोर्सेज से। अर्थशास्त्र के अंदर एक पूरा चैप्टर है जो डिटेल रोल बताता है कैसे सिटी सुपरिटेंडेंट जो है, जो सिटी लेवल पे काम करेगा, उसकी क्या ड्यूटीज हैं और कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। वहीं अगर हम मेगास्थनीज के बारे में बात करें, तो मेगास्थनीज भी जो है 6 कमेटीज का जिक्र करता है, जो कि पाटलिपुत्र की एडमिनिस्ट्रेशन में लुकआउट करती थी। कौन कौन है वो? इंडस्ट्रीज की है एक कमेटी, दूसरी वो फॉरनर से डील करती थी, तीसरा रजिस्ट्रेशन करती थी बर्थ एंड डेथ का, चौथी ट्रेड से, पांचवी मैन्युफैक्चर और सेल से, और तीसरी टैक्सेस के कलेक्शन से डील करती थी। सॉरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, या हम कहें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये हमारा हो गया मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइस, अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना है, अनअकैडमी प्लस का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो यू कैन यूज आवर रेफरल कोड जो कि है रैंक 10, और ये कोड यूज करके आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। माना जाता है कि जो मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर था वो अपने आप में एक रिमार्केबल था। ठीक है। और पहले मौर्य से पहले जो मॉन्यूमेंट्स होते थे या महल वगैरह होते थे, वो किसके बनते थे? लकड़ी के बनते थे, मेड ऑफ वुड। तो इसलिए वो जल्दी से पैरिश हो गए, यानी गायब हो गए। बट जो अशोक के टाइम में है, दे स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स। ठीक है। बोला जाता है कि जो नंदास के टाइम पे महल वगैरह होते थे वो वुड के बने होते थे, बट अशोका के टाइम में आते आते चीजें जो है वो स्टोन की बननी शुरू हो गई। और देयर आर नंबर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स विच आर स्टिल रिमेन्ड। हम उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या क्या आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर आता था। सबसे पहले जो है उनकी हम बात करें पिलर्स के बारे में, जिनसे अशोक अपना मैसेजेस वगैरह देता था जनरल लोगों को। So the pillars were erected by Ashok, furnished the finest specimen of the Mauryan art. आपको मैंने पीछे दिखाया था कि किस तरीके से उसके ऊपर डेसिफर्ड था सारा का सारा पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस जो थे वो। ठीक है। और वो कहाँ कहाँ मिले हैं हमें? दिल्ली में मिले हैं, इलाहाबाद में मिले हैं, रुमिनडई में मिले हैं, सांची में मिला है, और सारनाथ में मिला है। ये इंपॉर्टेंट सिटीज थी उस टाइम पर। ठीक है। यहाँ से हमें पिलर एडिक्ट्स मिले हैं। और इन पिलर्स के ऊपर क्या होता था? एक फिगर बना हुआ होता था। द टॉप्स वर क्राउंड विद द फिगर्स। किनका? एनिमल बना होता था, जैसे कि लायन, एलिफेंट या बुल। ये सब फिगर्स बने होते थे एनिमल्स के। अगर हम वहीं सारनाथ पिलर की बात करें, तो उसके ऊपर अगर हम देखें तो 4 लायन बने हुए हैं बैक टू बैक, जो आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट का क्या है? स्टेट एम्बलम भी है। आपने देखा भी होगा स्टेट एम्बलम, अगर मैं आपको दिखाऊं। So this is the सारनाथ पिलर, दिस इज द सारनाथ पिलर। आप इसके ऊपर देखिए, सारनाथ पिलर के ऊपर एक बना हुआ है किसका? जानवर बने हुए हैं, जैसे हमने पढ़ा कि जानवर बना होता था और उसके टॉप पे क्राउंड होता था। और ये है सारनाथ पिलर में 4 लायंस जो बैक टू बैक है। आप देखो जानवर बने हुए हैं इसके ऊपर, हाथी बना हुआ है, ये आई थिंक घोड़ा है आई गेस, और इधर तो बने हुए हैं किंग बने लायंस बने हुए हैं 4, जो कि बैक टू बैक खड़े। एक ये रहा, एक इधर है, एक इधर है, और एक इनकी बैक साइड पे है। ठीक है। और आज की डेट में ये क्या है? हमारा स्टेट एम्बलम भी है, स्टेट एम्बलम भी है हमारा इंडियन गवर्नमेंट का, यानी राजकीय मोहर टाइप जो होती है ना, वो स्टेट एम्बलम जिसको बोलते हैं।
वो सब। अगर हम बात करें स्तूपास के बारे में, तो अशोक ने जो है बहुत सारे स्तूप बनवाए थे अपनी इधर एम्पायर के अंडर, स्तूपास थ्रू आउट द हिज एम्पायर। बट जो मेजॉरिटी है वो जो है फॉरेन इन्वेजन्स के ने खत्म कर दिया, उनको फॉरेनर से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। बट अगर आज भी हम बात करें तो सांची स्तूपा जो है वो स्टिल इट इज अवेलेबल, और वो बहुत बड़ा है। और वो जो ओरिजिनली बना था वो ब्रिक्स से बना था। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये है सांची स्तूपा। आप देखिए कितना फाइन आर्ट, कितना फाइन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, और कितना बड़ा है ये। ओके, इसके आसपास भी जो है रहने के लिए बने हुए हैं विहार्स एंड ऑल दैट। सो ये था सांची स्तूपा। आप इस पे आर्ट देखिए, कितना फाइन आर्ट है इधर। ये कितना फाइन पीस ऑफ आर्किटेक्चर है ये उस टाइम पे। मॉडर्न आर्ट तो करना आसान है फिर भी आज के टाइम में इतना बनाना, बट उस टाइम पे एक बहुत बड़ी डील थी ये। सो नाउ कमिंग टू द केव्स, इन्होंने गुफाएं भी बनाई थी। स्तूपास के बारे में हमने देख लिया। नाउ कमिंग टू द केव्स वर प्रेजेंटेड टू द आजीविकास। जो आजीविकास एक सेक्ट थे जिनको बिंदुसार जो है सपोर्ट करता था, तो उन आजीविकास जो थे वो बेसिकली एक तरीके से पेनेंस वगैरह जो करते थे वो केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर रह करके करते थे, जिनको अशोक ने उनको बनवा करके दी थी और उनको एक रहने के लिए जगह दी थी। तो जो इनकी इंटीरियर वॉल्स थी वो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड थी, जैसे कोई मिरर हो अंदर, ठीक है, इस टाइप से थी वो। और अगर एग्जाम्पल देखा जाए आज के टाइम में भी, तो वो बाराबर हिल्स हैं किधर, बोध गया के पास। दिस इज द प्रेजेंट एग्जाम्पल। अगर आप कभी बोध गया की साइड जाएं तो जरूर विजिट कीजिएगा बाराबर हिल्स को, बाराबार हिल्स। तो ये कौन थी, रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स। ये मॉन्क्स का जो है रेसिडेंस थी, यहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, सो ये देखिए, ये पूरी की पूरी एक बड़ा, कितना बड़ा पत्थर है ये, मतलब एक माउंटेन टाइप मान लीजिए, छोटा सा एक कितना बड़ा पत्थर है। और इसके अंदर खुदाई करके पूरी की पूरी क्या बना रखी है, यहाँ रहने के लिए व्यवस्था है मॉन्क्स के लिए। और अगर हम थोड़ा उसके इंटीरियर में देखें, ये तो एंट्री हो गई, यहाँ से एंट्री हो गई, ये गेट हो गया एंट्री का, ये गेट हो गया एंट्री का। तो ये अंदर का है उसका पूरा, ये वॉल्स हैं। अब आप देखो वॉल्स कितनी शाइनिंग है, आज की डेट में भी कितनी शाइनिंग है। सो ये यहाँ पे वो लोग रहते थे, रेसिडेंस था मॉन्क्स का ये, यहाँ पे वो लोग रहते भी थे और तप वगैरह भी करते थे, पेनेंस भी करते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर एंड आर्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड। सांची स्तूप, सारनाथ पिलर और बाराबर केव्स। सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिक्लाइन की, कि मौर्य जो है डिक्लाइन क्यों करे गए। इसके बारे में जो है एक बहुत ज्यादा डिबेटेड थ्योरी है, बहुत डिबेट है स्कॉलर्स के बीच में। सो इट वाज अ वाइडली डिबेटेड टॉपिक बाय द स्कॉलर्स। कुछ जो है जो ट्रेडिशनल हैं वो तो यही मानते हैं कि भाई अशोका की जो पॉलिसीज थी, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो कहता है कि जो अशोका की पॉलिसीज थी और फिर उसके बाद जो वीक सक्सेसर्स आए, वो इतने बड़े अंपायर को जो है होल्ड नहीं कर पाए, देवर इनएडिक्वेट। और तो उस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो सस्टेन नहीं कर पाए इतनी बड़े अंपायर को। एक तो ये थ्योरी मानी जाती है। वहीं दूसरा बोला जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण था, उसने जो है एक रेवोल्यूशन खड़ा करा मौर्यास के अगेंस्ट। वो क्यों करा, क्योंकि अशोका जो था प्रो बुद्धिस्ट था, तो उसकी पॉलिसीज ने ब्राह्मण्स को एंटेगनाइज कर दिया था। हालांकि ये काफी हद तक देखा नहीं जाता, क्योंकि अगर हम देखें धम्म के बारे में भी हमने पढ़े, तो उसमें भी जो 6th पॉइंट था वो यही है कि आपको जो है सबके सब रिलीजन्स के साथ टॉलरेंस रखना है, और ब्राह्मण्स को लिबर्टी दी गई थी। बट एक ये भी थ्योरी है कि रिवॉल्यूशन लेड बाय द पुष्यमित्र शुंग, जो कि माना जाता है कि मिलिट्री कमांडर था बृहद्रथ की आर्मी में, तो उसने जो है उस टाइम पे ब्राह्मण्स जो है वो प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज से मौर्यास की नाराज थे, जिस वजह से उन्होंने रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया। वहीं जो तीसरा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जो हमने पढ़ा था पीछे, उसकी पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन थी, अशोका की पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस थी, और उसने जो पैसिफिस्ट अप्रोच अपनाया था। तो बोला जाता है कि जो पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस थी ना अशोका की, इसने जो आर्मी थी इसकी फाइटिंग स्पिरिट को खत्म कर दिया था, जिस वजह से वो लड़ने में थोड़ी कमजोर हो गई थी। खैर ये बेबुनियादी है। अगर कुछ हिस्टोरियंस की माने तो वो कहते हैं कि जो अशोक था वो बहुत ही ज्यादा प्रैग्मेटिस्ट था एक आइडियलिस्ट के मुकाबले। मतलब जितना उसको आइडियलिस्ट बोला गया है उतना आइडियलिस्ट तो था ही था, खैर, बट लेकिन वो ज्यादा
प्रैग्मेटिस्ट भी था, वो चीज़ों को प्रैक्टिकली लेता था, प्रॉब्लम से प्रैक्टिकली डील करता था, ना कि हवाई बातें करता था। सो ये सब कुल मिलाकर के पॉइंट्स हैं कुछ जिन्होंने जिनको कॉजेज माना जाता है मौर्यास के डिक्लाइन के बारे में, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मौर्यन एंड मौर्याज एम्पायर। आप देखें इस चैप्टर के अंदर हमने मौर्यास के बारे में डिस्कस किया, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका आर्ट एंड कल्चर, और क्या उनके कॉजेज थे डिक्लाइन के, हमने इस सेशन के अंदर सब कुछ डिस्कस करा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज गिव अ लाइक टू द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। और सेशन के एंड में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा दिया गया रेफरल कोड जो कि है रैंक 10, प्लीज यूज करें इसको, यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। और अनअकैडमी प्लस इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प आउट करेंगे। सो गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस एंड यूज आवर रेफरल कोड रैंक 10 फॉर अ गुड डिस्काउंट। So thank you for watching this session. Have a good day.